नमस्कार। तृतीय वर्ष कला प्रश्न पत्र क्रम 11 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा इस विषय के अंतर्गत हम इकाई 3 का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास क्रम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। हिंदी भाषा के विकास क्रम को हम देख रहे थे। उसमें हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल एवं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, यह दो भागों को हमने देखा है, दो कालखंडों को। उसके उपरांत आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, उसको देखेंगे। इसकी समय सीमा जो है वह 1000 ईस्वी से अब तक मानी जाती है। तो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है उसमें तीसरा कालखंड आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल है। इसे हम आधुनिक भाषाओं का काल कह सकते हैं, यानी कि इस काल में जो भी भाषाएं विकसित हुई उन सभी भाषाओं का इस काल के अंतर्गत समावेश किया गया है। 8वीं-9वीं शताब्दी में आधुनिक भारतीय भाषाओं का उदय हो गया था और वे बोलचाल में आने लगी थी। इस काल की विविध भाषाओं की उत्पत्ति जो है वह अपभ्रंश से मानी जाती है। मतलब अगर देखा जाए अपभ्रंश से, अगर इस काल में आधुनिक काल की जो कुछ भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का विकास लगभग अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। और उसी प्रकार हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है वह भी शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो इनमें इस काल की विविध भाषाओं की उत्पत्ति जो है वह अपभ्रंश भाषा से मानी जाती है। इसमें शौरसेनी अपभ्रंश, यह जो भाषा है शौरसेनी अपभ्रंश, इस भाषा में इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पंजाबी तथा गुजराती का विकास हुआ। और पंजाबी बोलियों की उत्पत्ति जो है वह कैकेय अपभ्रंश से मानी जाती है। इस प्रकार शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषाओं में इन भाषाओं का नाम लिया जाता है। इसके उपरांत मागधी अपभ्रंश से जो विकसित भाषाएं हैं, इससे बिहारी, बंगला, असमिया और उड़िया भाषाएं मागधी अपभ्रंश से विकसित हुए हैं। इसी प्रकार अपभ्रंश का जो तीसरा रूप है अर्धमागधी अपभ्रंश, इस अर्धमागधी अपभ्रंश से जो भाषाएं विकसित हुए उसमें पूर्वी हिंदी का उदय जो है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। इसी तरह महाराष्ट्री अपभ्रंश, इस अपभ्रंश से मराठी भाषा उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार पैशाची अपभ्रंश, यह जो भाषा है पैशाची अपभ्रंश जो है, इससे पैशाची ईरानी और आर्य भाषाओं के बीच की भाषा माना जाता है। इसकी एक शाखा खस अपभ्रंश से पहाड़ी बोलियां निकली है। इस प्रकार से पैशाची अपभ्रंश से विकसित होने वाली पैशाची जो अपभ्रंश है उसमें पैशाची ईरानी और आर्य भाषाओं के बीच की यह भाषा है, ऐसा माना जाता है। इस तरह आधुनिक काल में 1000 ईस्वी के बाद मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतिम रूप अपभ्रंश भाषाओं ने धीरे धीरे बदलकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रूप ग्रहण कर लिया था। और गंगा की घाटी में प्रयाग एवं काशी तक बोली जाने वाली शौरसेनी व अर्धमागधी की अपभ्रंशों ने हिंदी भाषा के समस्त प्रधान रूपों को जन्म दिया। यानी कि अपभ्रंश रूप से ही हिंदी की जो कुछ भी भाषाएं हैं उसे इस अपभ्रंश भाषाओं ने जन्म दिया। अतः हम कह सकते हैं कि सन 1000 ईस्वी के लगभग हिंदी साहित्यिक रूप धारण कर रही थी। अतएव
हिंदी का आदिकाल हम संवत 1050 के लगभग मान सकते हैं। हिंदी का आरंभ काल अब सामान्यतः यही मान लिया गया है, यानी कि 1050 से लेकर ही हिंदी का आरंभ काल जो है वह माना जाता है। विद्वानों ने हिंदी भाषा का काल विभाजन 3 भागों में विभाजित किया है। उसमें प्राचीन काल है और पहला प्राचीन काल सन 1300 ईस्वी से लेकर सन 1500 ईस्वी तक प्राचीन काल माना जाता है, तथा मध्यकाल सन 1500 ईस्वी से सन 1800 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक। यानी कि आधुनिक काल जो है हिंदी भाषा का विकास क्रम, उसको 3 भागों में विद्वानों ने बांटना चाहा है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राचीन काल। जब अपभ्रंश तथा प्राकृतों का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था तथा साथ ही हिंदी की बोलियों के निश्चित रूप विकसित नहीं हुए थे, 10वीं शताब्दी से पूर्व रचित कई ग्रंथों का उल्लेख तो मिलते हैं, परंतु नमूने उपलब्ध नहीं है। यानी कि ऐसे कई ग्रंथों का विवरण मिलता है, लेकिन उनके नमूने जो है वह आज तक हमें प्राप्त नहीं हुए। हिंदी को प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ चंदबरदायीकृत पृथ्वीराज रासो है, और इस ग्रंथ में हमको हिंदी भाषा के सर्वप्रथम दर्शन होते हुए दिखाई देते हैं। परंतु यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की प्रामाणिकता एवं भाषा के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद जो है वह हमें दिखाई देते हैं। इस ग्रंथ का स्वरूप इतना मिश्रित एवं वैविध्यपूर्ण है कि उसके मूल रूप का पता लगाना, यह बात जो है अत्यंत कठिन हो गई है, और इसलिए इसमें बहुत सारी बातों को लेकर मतभेद दिखाई देता है। जिस समय हिंदी भाषा का इतिहास आरंभ होता है, उसी समय हिंदी प्रदेश 3 राज्यों में विभक्त था। एक दिल्ली अजमेर का चौहान वंश, दूसरा कन्नौज का राठौर वंश, और तीसरा महोबा का परमार वंश। ये राज्य 1991 तक बने हुए थे। उसके बाद 17-18 वर्ष के भीतर नष्ट हो गए। ये तीनों ही राज्य हिंदू थे। इनके संरक्षण में हिंदी भाषा जो है वह पनप रही थी। संस्कृत के अंतिम महाकाव्य नैषध के रचयिता हर्ष जयचंद्र के दरबार के राजकवि थे, और महोबा के राजकवि जगनिक का नाम अपने ग्रंथ आल्हा खंड के कारण सर्वविदित है, यानी कि सर्वत्र वह प्रसिद्ध है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद 13वीं शताब्दी के आरंभ तक समस्त हिंदी प्रदेश पर मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित हो गया। इन विदेशी शासकों की रुचि हिंदी के प्रति बिल्कुल नहीं थी, और इस कालावधि में दिल्ली में केवल अमीर खुसरो ने मनोरंजन के लिए भाषा के प्रति कुछ रुचि दिखाई। इसके अतिरिक्त उस कालावधि के अंतिम दिनों में धार्मिक आंदोलनों के कारण भाषा में कुछ काम हुआ, और इसी प्रकार आंदोलन में गोरखनाथ, रामानंद तथा इनके प्रमुख शिष्य कबीर संप्रदाय उल्लेखनीय माना जाता है। इस प्रकार से हिंदी का विकास जो है वह 13वीं शताब्दी में यहाँ तक पहुँचता है। इसके बाद इस युग के संदर्भ में कुछ बातें द्रष्टव्य होती है। उसमें कहा जाता है कि यह काल वस्तुतः विदेशी शासन का युग था, तथा दूसरी बात यह बताई जाती है कि इसमें हिंदू राजाओं द्वारा खुदवाए गए शिलालेखों की संख्या जो है वह अत्यल्प है, तथा इस युग में नाथपंथ एवं वज्रयानी सिद्ध साहित्य की रचना हुई, जिसके अनेक ग्रंथों की प्रामाणिकता जो है वह संदिग्ध मानी जाती है। इसी प्रकार इस युग के ग्रंथों में किसी भी ग्रंथ की प्रामाणिकता जो है वह हस्तलिखित प्रति उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से इसके बारे में कहा जाता है। इस काल के साहित्यकारों में
विद्यापति का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। पदावली इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, परंतु पदावली की भाषा को मैथिली मानते हैं। कबीर आदि संत कवियों की रचनाएं भी प्राचीन भारत के अंतर्गत आती है। इनकी भाषा जो है वह पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, अतः उसका स्वरूप भी अस्थिर है। इस काल में केवल अमीर खुसरो की भाषा को ही हम हिंदी का प्रारंभिक साहित्य रूप मान सकते हैं। इस प्रकार से हिंदी भाषा जो है वह आरंभिक काल में इस प्रकार से दिखाई देती है। इसके बाद मध्यकाल तक आते आते तुर्कों का महत्व समाप्त हो गया था और मुगलों का साम्राज्य स्थापित होने लगा था। इस संक्रांति काल में कुछ समय तक राजपूतों का भी प्रभुत्व रहा। इन राजपूत राजाओं की हिंदी के प्रति सहानुभूति बहुत अधिक दिखाई देती थी। जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए मुगल शासकों ने भी जनता की भाषा हिंदी को अपनाने की कोशिश की, यानी कि उनको जनता में सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इस प्रकार उनकी जनता की जो भाषा है हिंदी, उन्हें यह मुगल शासक जो है वह अपनाते गए और आदिकाल में हिंदी का सर्वमान्य साहित्यिक रूप जो है वह बन चुका था। इस काल में ब्रज भाषा और अवधी साहित्यिक भाषाएं बन चुकी थी तथा खड़ी बोली, साधारण नागरिक व्यवहार, शासन आदि की भाषा उस वक्त थी। इस काल तक आते आते हिंदी का स्पष्ट रूप जो है वह निखर आता है। उसकी प्रमुख बोलियां भी विकसित हो गई। इसमें पढ़े लिखे लोगों की हिंदी में क, ख, ग, ज, फ ये 5 व्यंजन ध्वनियाँ सम्मिलित होती हुई दिखाई देती है। उस समय लगभग 35,000 फारसी तथा 25,000 अरबी तथा 100 से कम तुर्की शब्द प्रयुक्त हो रहे थे, यानी कि मध्यकाल में। इस काल के उत्तरार्ध में यूरोप से भी हमारा पर्याप्त संपर्क हो गया था, अतः 100 से कम पुर्तगाली, कुछ फ्रांसीसी एवं डच तथा कुछ 100 इंग्रजी शब्द भी हिंदी में प्रविष्ट हो गए थे। इसी प्रकार हिंदी जो भाषा है उसमें बदलाव जो है वह नज़र आता है। ब्रज भाषा और अवधी के प्रचार का कारण धार्मिक आंदोलन थे। अवधी में सूफियों ने ग्रंथ रचना करके सूफी धर्म का प्रचार करने की कोशिश की और इस प्रचार किया तथा रामचरित मानस की रचना भी अवधी भाषा में ही हुई है। कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा को अपने साहित्य लेखन में अपनाया, तो ब्रज भाषा समस्त हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा हो गई थी। इसी तरह 17वीं 18वीं शताब्दी में प्राय समस्त हिंदी साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया। बुंदेलखंड तथा ब्रज भाषा का रूप दिन प्रतिदिन साहित्यिक परिष्कृत एवं सुसंस्कृत होता गया। बुंदेलखंड तथा राजस्थान के देशी राज्यों से संपर्क में आने के कारण इस कालावधि के बहुत से कवियों की भाषा जो है जहाँ तहाँ बुंदेली तथा राजस्थानी बोलियों का प्रभाव जो है उनकी बोलियों पर आ गया था। और इस युग में खड़ी बोली मुसलमानों की बोली समझे जाने लगी थी। उन दिनों खड़ी बोली का अस्तित्व तो था, परंतु कविगण एवं लेखक उसका प्रयोग जो है वह नहीं करते थे। इस युग में खड़ी बोली का जो प्रयोग है वह दक्षिण में शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी में उत्तर भारत में भी कई मुसलमान कवि हुए जिन्होंने खड़ी बोली उर्दू को परिमार्जित साहित्यिक रूप देने की कोशिश की और इनमें मीर, सौदा, ईशा, गालिब, जोक और दाग के नाम जो है वह विशेष उल्लेखनीय माने जाती है। यानी कि जो खड़ी बोली उर्दू के रूप में
जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो इसमें इन विद्वानों का महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है। निष्कर्ष रूप में मध्यकाल के प्रथम भाग में हिंदी की पुरानी बोलियों ने विकसित होकर ब्रज, अवधी और खड़ी बोली का रूप धारण कर लिया। ब्रज और अवधी धार्मिक आधार प्राप्त करके साहित्यिक बन गई और आगे बढ़ी। खड़ी बोली आंशिक रूप से राजनीतिक आश्रय प्राप्त करके विकसित हो रही थी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने ठीक ही लिखा है कि वास्तव में यह काल जो है वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है, और इसीलिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने मध्यकाल को स्वर्ण युग के रूप में बताया है। इसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है सन 1902 के लगभग आगरा उपप्रांत तथा सन 1856 में अवध पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, और नवीन राजनीतिक परिस्थितियों ने खड़ी बोली को प्रोत्साहन प्रदान किया और खड़ी बोली उर्दू के रूप में चारों ओर फैल गई। इसी तरह 19वीं शताब्दी तक कविता की भाषा ब्रज भाषा रही और गद्य की भाषा खड़ी बोली रही। 20वीं शताब्दी के आते आते खड़ी बोली पद्य और गद्य दोनों की साहित्यिक भाषा बन गई। धीरे धीरे खड़ी बोली के ऊपर से ब्रज भाषा का प्रभाव जो है वह कम होता गया, और इसी प्रकार हिंदी खड़ी बोली जो भाषा है, हिंदी भाषा का विकास जो है वह होता हुआ दिखाई देता है। और खड़ी बोली का साहित्य बहुत तेज़ी के साथ पनपा है। अवधी और ब्रज भाषा से उनको बहुत सहायता प्राप्त हुई, क्योंकि थोड़े से रूप भेद के साथ तीनों की शब्द संपत्ति जो है वह एक ही है, और इस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास देखा जाता है।